खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 307 हो गई। 23 जख्मी। हादसात सवात, बुनेर, बाजौड़, तोरगर, मानसेरा, शांगला और बटग्राम में पेश आए। 74 घरों को नुकसान पहुंचा, 63 को जुज़वी नुकसान, 11 मुकम्मल मुनहदिम। सैलाब से ज्यादा मुतासरा अजला के लिए 50 करोड़ रुपए जारी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत का इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक रोज़ा सोग मनाने का ऐलान। कौमी परचम आज सरनिगू रहेगा। आज़ाद कश्मीर में 2 रोज से जारी तूफानी बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट से बड़े पैमाने पर तबाही। वादी नीलम और जेहलम के मुख्तलिफ इलाकों में पहाड़ी नदी नाले बिफर गए। हादसात में एक ही घर के 6 अफराद समेत 9 अफराद जान की बाजी हार गए। 7 घंटे के तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रत्ती गली में फंसे 700 से जायद सयाहों को बहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जलजाल झील के एक बंद का आधा हिस्सा टूट गया। दरिया जेहलम और दरिया नीलम में भी सैलाब। दरियाओं के करीब आबादियों को खाली करवा लिया गया। आज़ाद कश्मीर में बारिशों का सिलसिला 2 से 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट, शदीद बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां। जिला गदर के दर्जनों देहात में सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से बड़ी तबाही। सैकड़ों रहायशी बेघर। चटूरखंड और दाइन को मिलाने वाला वाहिद मुअल्लक पुल सैलाब की नज़र। हज़ारों अफराद फंस गए। गाँव खलती में 6 अफराद सैलाब की जद में आ गए। स्कर्दू शहर में बिजली और पीने के पानी की अदम दस्तियाबी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शिगर में राबता पुल, ज़रई अराजी सैलाब से मुतासिर। 1 शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। गांछे में रेले से बड़े पैमाने पर तबाही। दरिया मशबरूम का हिफाजती बंद टूट गया, पानी घरों में दाखिल। चिलास में बटुगाह, तोरनाला, बोंदर नाला, बाबूसर पर सैलाबी सूरत हाल। सोनीवाल कोट में रहायशी मकानात में दरियाए सिंध का पानी दाखिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बारिशों सैलाबी सूरत हाल के जायजे के लिए हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA की वज़ीर आज़म को बारिशों सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की NDMA को रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम वसाइल बुरुएकार लाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खैमे, अद्वियात, अशिया खुरोनोश और दीगर इमदादी सामान फौरी पहुँचाया जाए। तरजीही बुनियादों पर इमदादी सामान को ट्रकों के जरिए फौरी भेजा जाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों और सयाहों को फौरी महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने सैलाब में बहादुरी का मुजाहरा करके कई कीमती जानों को बचाने वाले सवात के बेलौस रजाकार मोहम्मद हिलार और असमत अली को 10-10 लाख रुपए का इनाम। तमाम रजाकारों और इमदादी कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हैं अमीर मकाम। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में हेल्पलाइन 911 फौरी तौर पर फाल। ये इक़दाम बारिशों और सैलाब से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। मुतासरा इलाकों के शहरी 911 पर राबता करके हंगामी मदद हासिल कर सकेंगे। इस निज़ाम से मोबाइल नेटवर्क के टावर्स मुतासिर या गैर फाल होने की सूरत में भी नेटवर्क काम करेगा। तर्जुमान वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली से मुतालिक खुसूसी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौज सैलाब से मुतासर अवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। पाक फौज ने 1 दिन की तनख्वाह और राशन खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली के लिए मुख्तस कर दिया। फील्ड मार्शल की कोर ऑफ इंजीनियर्स को पुलों की जल्द मरम्मत और आर्जी पुल कायम करने की खुसूसी हिदायत। सिक्योरिटी जराए। पाक फौज हर मुश्किल में अवाम के शाना बशाना। पाक फौज और फ्रंटियर कोर के इमदादी दस्ते सवात और बाजोड़ में भरपूर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सैकड़ों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज के जवानों ने स्कूल के बच्चों को पुश्त पर उठाकर महफूज मकाम तक पहुँचाया। बाजोड़ में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। राशन और अद्वियात की फराहमी भी बजरिया हेलीकॉप्टर की जा रही है।
بنیر، باجوڑ اور بٹگرام شدید بارشوں اور فلیش فلڈ سے سب سے زیادہ متاثر۔ باجوڑ اور بنیر میں ریسکیو آپریشن جاری۔ شدید بارشوں کا موجودہ سلسلہ 21 اگست تک جاری رہنے کا امکان۔ سیاحتی مقامات پر بند شاہراہوں اور رابطہ سڑکوں کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل طور پر فعال۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا مانسہرہ اور بٹگرام کے دور افتادہ پہاڑی علاقے ڈھیری حلیم بند کا دورہ۔ کلاؤڈ برسٹ کے باعث جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ ملک میں سیلابی صورتحال، پی ٹی وی نیوز کی بروقت کوریج قومی ذمہ داری کے تحت پی ٹی وی نیوز فرنٹ لائن پر موجود رہا۔ ریجنل بیورو سے لمحہ بلمحہ براہ راست رپورٹس، متاثرہ عوام کی آواز حکومت تک مؤثر انداز میں پہنچائی۔ ریسکیو آپریشنز، انتظامیہ کی سرگرمیاں اور عوامی مشکلات کو اجاگر کیا۔ ہیلی کاپٹر ویوز اور زمینی حقائق کی جامع رپورٹنگ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 17 سے 19 اگست تک دورہ برطانیہ کریں گے۔ اسحاق ڈار برطانوی نائب وزیر اعظم اینجلو رینر سے ملاقات کریں گے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے پاکستان ہمیش فالکنر سے بھی ملاقات ہوگی۔ اسحاق ڈار ہائی کمیشن لنڈن میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ منصوبہ اوورسیز پاکستانیوں کو زمین کے کاغذات کے مسائل حل کرنے کی سہولت دے گا۔ اسحاق ڈار کی برطانوی اراکین پارلیمنٹ، کشمیری رہنماؤں اور کمیونٹی نمائندوں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت جناح میڈیکل کمپلیکس اور ریسرچ سینٹر پر جائزہ اجلاس۔ چینی کمپنی کی جانب سے تیار کردہ کمپلیکس کا کانسیپٹ ڈیزائن پیش۔ جناح میڈیکل کمپلیکس کو عالمی معیار کے مطابق ٹریجری کیئر کا ہسپتال بنایا جائے گا۔ کمپلیکس کی ڈیجیٹائزیشن اور اس میں مصنوعی ذہانت کا اطلاق کیا جائے۔ وزیر اعظم عوام کے لیے بڑی خوشخبری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل دوسری بار نمایاں کمی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 12 روپے 84 پیسے کی نمایاں کمی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 7 روپے 19 پیسے کی بڑی کمی۔ لائٹ ڈیزل بھی 8 روپے 20 پیسے سستا۔ وزارت خزانہ۔ امریکہ اور روس کے صدور کے درمیان الاسکا میں تاریخی ملاقات۔ معاونین کے ہمراہ دونوں رہنماؤں کے 3 گھنٹے تک مذاکرات۔ صدر ٹرمپ اور صدر پوٹن کا یوکرین میں جاری 3 سالہ جنگ کے خاتمے پر تبادلہ خیال۔ جنگ بندی کے حوالے سے کوئی باضابطہ فیصلہ نہ ہو سکا، غیر ملکی ذرائع ابلاغ۔ صدر پوٹن کے ساتھ ملاقات تعمیری رہی، بہت سے معاملات پر پیش رفت کی۔ سب سے پہلے یوکرینی صدر زیلنسکی کو ٹیلی فون کروں گا۔ صدر ٹرمپ، بہت سی باتوں پر اتفاق ہوا ہے۔ مذاکرات کے لیے الاسکا دعوت دینے پر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ۔ صدر پوٹن کی امریکی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ چینگڈو میں ورلڈ گیمز ان لائن سکیٹنگ میں کولمبیا اور اسپین نے طلائی تمغے جیت لیے۔ بال سپورٹس میں اٹلی نے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ کک باکسنگ خواتین میں اٹلی، برطانیہ اور ہنگری کے گولڈ میڈلز۔ مینز کک باکسنگ میں ہنگری، آسٹریا، یونان نے طلائی تمغے جیتے۔ چین میں دنیا کی پہلی ہیومنائڈ روبوٹ گیمز جاری۔ بیجنگ میں گیمز کا شاندار افتتاحی تقریب کے ساتھ آغاز ہوا۔ گیمز میں 16 ممالک کی 280 ٹیمیں شریک۔ روبوٹس کے درمیان 26 اقسام کے ایونٹس میں 487 مقابلے۔ روبوٹس نے دوڑ، فٹ بال میچز اور رقص کا بہترین مظاہرہ کیا۔ امریکی ریاست اوہایو میں ATP 1000 سنسناٹی اوپن ٹینس، اسپین کے کارلوس الکراز، جرمنی کے الیگزینڈر زیوروف سیمی فائنلز میں پہنچ گئے۔ کوارٹر فائنل میں الکراز نے روس کے آندرے روبلوف کو شکست دی۔ زیوروف نے امریکہ کے بین شرلٹن کو اسٹریٹ سیٹس میں مار دی۔
امریکہ میں WTA ماسٹرز 1000 سنسناٹی اوپن دفاعی چیمپئن اور عالمی نمبر 1 بیلاروس کی آریانا سبلینکا کو اپسیٹ شکست۔ کوارٹر فائنل میں سبلینکا کو قازقستان کی ایلینا ربیکینا نے اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ پولینڈ کی ایگا شیوٹیک نے روس کی اینا کالنسکایا کو شکست دے کر لاسٹ 4 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اوشن ریس یورپ کا پہلا مرحلہ بایوتھرم نے جیت لیا۔ فرانس کے بایوتھرم نے جرمنی سے پورٹس ماؤتھ تک کا مرحلہ سب سے پہلے مکمل کیا۔ جرمنی کی ٹیم ملیشیا دوسرے نمبر پر رہی۔ سوئس ٹیم ہولیسم اور اٹلی کی ٹیم الاگرانڈے ایماپے ایک دوسرے سے ٹکرا کر مقابلے سے دستبردار ہو گئیں۔ ریس کی پورٹس ماؤتھ سے اسپین میں کارٹاجینا تک 1400 ناٹیکل مائلز پر مشتمل دوسری لیگ کل سے شروع ہوگی۔ اور ورلڈ سرف لیگ فرانسیسی ٹاپ تاہیٹی پرو آسٹریلیا کے جیک رابنسن اور ان کی ہم وطن مولی پکلم فاتح۔ جیک رابنسن نے کیلیفورنیا کے گریفن کولاپنٹے کو مات دی۔ مولی پکلم نے کیلیفورنیا کی کیٹرین سمرز کو ہرایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ جی ناظرین، 6 سرخیاں آپ جان چکے ہیں اور خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ حالیہ بارشوں سے خیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال۔ KPK میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے صوبے میں حالیہ بارشوں سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ بارشوں اور فلیش فلڈ سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی تفصیلات میں صوبے کے مختلف اضلاع میں 48 گھنٹوں میں مختلف حادثات میں اب تک 307 افراد جاں بحق اور 23 زخمی ہوئے ہیں، جن میں 279 مرد، 15 خواتین اور 13 بچے شامل، جبکہ زخمیوں میں 17 مرد، 4 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ بارشوں سے مجموعی طور پر 74 گھروں کو نقصان پہنچا، جن میں 63 گھر جزوی طور پر جبکہ 11 گھر مکمل طور پر منہدم ہوئے ہیں۔ PDMA کے مطابق یہ حادثات سوات، بونیر، باجوڑ، تورغر، مانسہرہ، شانگلہ اور بٹگرام میں پیش آئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے شدید بارشوں کا موجودہ سلسلہ 21 اگست تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی خصوصی ہدایت پر PDMA امدادی ٹیمیں اور ضلعی انتظامیہ آپس میں مکمل رابطے میں ہیں۔ تمام متعلقہ اداروں کو سیاحتی مقامات پر بند شاہراہوں اور رابطہ سڑکوں کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA کی ٹیم امدادی کاموں کی نگرانی کے لیے پشاور پہنچ گئی ہے۔ NDMA خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اور PDMA کو مکمل معاونت فراہم کر رہا ہے۔ NDMA صوبائی حکومت کو امدادی سامان فراہم کر رہا ہے۔ گزشتہ شام چیئرمین NDMA نے وزیر اعظم کو تمام تر صورتحال پر بریفنگ دی تھی۔ NDMA تمام متعلقہ سول اور عسکری اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صوبہ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی سے متعلق خصوصی ہدایات۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا میں تعینات فوج سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی میں بھرپور مدد کرے گی۔ اس سلسلے میں اضافی فوجی دستے بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ پاک فوج نے 1 دن کی تنخواہ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے وقف کر دی ہے۔ پاک فوج نے اپنا 1 دن کا راشن جو تقریباً 600 ٹن سے زائد بنتا ہے خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ عوام کی امداد کے لیے مختص کر دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کور آف انجینئرز کو خصوصی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ پلوں کی مرمت کا کام جلد از جلد مکمل کریں، جہاں ضروری ہے عارضی پل قائم کیے جائیں۔ K9 یونٹ کے ریسکیو سنیفنگ ڈاگ یونٹ کو بھی سرچ اینڈ ریسکیو کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ خصوصی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھی فیلڈ مارشل کی ہدایت پر تعینات کر دی گئی ہے۔
पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स और आर्मी एविएशन को पहले से ही खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली के लिए तैनात कर दिया गया है। पाक फौज मुश्किल की हर घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा की बहादुर आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज और फ्रंटियर कोर की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला, बुनेर, सवात और बाजौड़ में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मुतासरा अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए राशन और दीगर सामान मुहैया, जबकि सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज के मज़ीद दस्ते भी रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए हैं। मुतासरीन को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाक फौज के काफिले इमदादी सामान लेकर सैलाबज़दा इलाकों की तरफ रवां दवा हैं। पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में पख्तून अवाम के साथ खड़ी है। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ सैलाबज़दा इलाकों में बहाली के निज़ाम तक जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में हालिया क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। वज़ीर आज़म ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सूबाई हुकूमत की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में हर किस्म की मुआवनत यकीनी बनाने की हिदायत की है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। मुल्क में हालिया बारिशों पर सैलाब की सूरत हाल के जायजे के लिए हंगामी इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि NDMA खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और PDMAs के साथ रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में तमाम तर ताउन फराहम करे और इस हवाले से तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खैमे, अद्वियात, अशिया खुर्दनोश और दीगर इमदादी सामान तरजीही बुनियादों पर ट्रकों के जरिए फौरी तौर पर भेजा जाए। सैलाब से मुतासर इलाकों में फंसे लोगों और सयाहों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से टेलीफोन पर बात की। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। वफाकी हुकूमत अद्वियात, खैमे और अशिया खुर्दनोश भेज रही है। इजलास में चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुल्क के बालाई हिस्सों में क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स से होने वाले नुकसानात का जायजा पेश करने के साथ साथ रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर भी पेशरफ से आगाह किया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन ने मुल्क भर में 911 हेल्पलाइन फौरी तौर पर बहाल कर दी है। तर्जुमान वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के मुताबिक ये इक़दाम हालिया बारिशों और सैलाब से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र उठाया गया है। 911 सर्विस इस सूरत में भी काम करेगी जब किसी इलाके में सारिफ के अपने मोबाइल नेटवर्क के टावर्स मुतासर या गैर फ़ाल होंगे। ये सर्विस करीबी इलाके में किसी भी कंपनी के फ़ाल टावर से खुदकार तरीके से मुंसलिक हो जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक शहरी किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी राब्ते के लिए 911 डायल करें। इस निज़ाम के तहत मुतासरा शहरी 911 पर राब्ता करके हंगामी मदद हासिल कर सकेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए हादसे में शहीद होने वाले पायलट और एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया है। सदर ममलकत ने कहा कि हादसे में शहीद होने वाले कौम के हीरो हैं। उन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। सदर ममलकत ने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए शुहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। जिला बाजौड़ में 21 अफराद की लाशें बरामद हो चुकी हैं, ताहम एक 3 माह की बच्ची की तलाश अभी तक जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम बाजौड़ में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। सलीम, आगाह कीजिएगा, बाजौड़ की सूरत हाल के हवाले से 3 माह की बच्ची भी लापता है, क्या उसकी तलाश में कोई पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, कल जो तहसील सलारज़ई इलाका जबराड़ी और बटमाली में जो सानहा पेश आया, जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके नतीजे में अब तक के 21 अफराद की लाशें मलबे तले जो दबी थी उसको निकाला गया है। दूसरी तरफ रिपोर्ट के मुताबिक 4 मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए हैं और इसी तरह एक 3 माह की बच्ची जो है उसकी लाश अब भी मलबे तले दबी है,
اس کے لیے ریسکیو 1122 اور مقامی لوگوں کی وہ ریسکیو آپریشن جاری ہے اور جلد ہی اس کو ریکور کیا جائے گا۔ دوسری طرف جو واقعہ پیش آیا ہے اسی کی وجہ سے پورا علاقہ جو ہے وہ غم سے نڈال ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، اور اسی طرح فرنٹیئر کور کے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو جتنی بھی مالی مدد ہے ان کے لیے خیمے، فوم اور اس طرح دیگر ساز و سامان بھی پہنچا دیا گیا ہے علاقے میں، اور جو 21 افراد ملبے تلے دبے تھی اس کو نکالا گیا ہے اور اس کی جنازی بھی ادا کر دی گئی ہے اور اس کو اپنے علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ جی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ISPR انٹرنشپ پروگرام کے تحت طلبہ سے خصوصی نشست میں بلوچستان، دہشت گردی اور نوجوانوں کے کردار پر گفتگو کی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ DGISPR نے ISPR انٹرنشپ پروگرام کے تحت طلبہ سے خصوصی نشست میں بلوچستان، دہشت گردی اور نوجوانوں کے کردار پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام باشعور ہیں اور دہشت گردوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ عوام کی نشاندہی سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کامیاب ہو رہے ہیں۔ DGISPR نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہر روز قربانیاں دے رہا ہے اور فوج کا مقصد دہشت گردوں کا خاتمہ ہے، نہ کہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا۔ سر ہم ایک آرگنائزیشن چلا رہے اپنی مدد آپ جو پاکستان کی فلاح محبود کے لیے کام کرتی ہے۔ 1 مہینے پہلے ہمارے جنرل سیکریٹری کو BLA نے نشانہ بنایا اور اس کو 7 گولیاں ماری۔ ان گولیوں میں سے سر 3 گولیاں اس کے چہرے پہ لگی اور 3 پیٹ پہ اور 2 پیر میں، اور اللہ کا احسان تھا سر وہ بچ گئے۔ اور ان کے مارنے کے بعد سر BLA نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ محمد نبی خلجی کو ہم نے مارا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی انہوں نے نوٹیفیکیشن میں بتایا تھا کہ جو بھی پاکستان کے فلاح محبود کے لیے کام کرتا ہے، جو بھی محب وطن پاکستانی ہے، ان کو ہم نشانہ بنائیں گے اور ان کو ماریں گے۔ ہم ان بزدلوں کے دھمکیوں سے نہیں ڈرے سر۔ یہ تمام باتوں کے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں نے پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور یقین ہے ہمیں کہ افواج پاکستان اور پاکستان کے تمام ادارے بلوچستان کو اس مشکل حالات میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے سر۔ بلوچستان میں اسی طرح چھوٹے چھوٹے آپریشن ہو رہے۔ ہم سنتے ہیں کہ آج BLA بھارت لبریشن آرمی کے 55 آدمی مارے گئے، 30 آدمی مارے گئے، مگر وہ واپس کاروائی کرتے سر ہمارے سینئر افواج پاکستان کے عہدیداران ہیں، جیسے کہ گزشتہ 1 مہینہ قبل میجر انور کاکڑ کو شہید کیا گیا، اسی طرح کافی محب وطن پاکستانیوں کو وہ شہید کر رہے ہیں۔ سر بلوچستان کے لوگوں کا یہ کوشچن ہے سر کہ سر آپ بلوچستان میں ایک ایسا بڑا آپریشن کیوں شروع نہیں کرتے کہ ایک گھر پہ آپ لوگ آپریشن کریں اور ایک گھر کا پورا جائزہ لے کہ دہشت گرد کہاں چھپے ہیں سر۔ وی آر گریٹفل، آپ نے جو بات چیت کی بڑی خوبصورت بڑی پیاری بات چیت کی ہے، اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے بات کی ہے تاکہ جو پاکستان کے باقی شہروں میں بچے بیٹھے ہیں دے کین انڈرسٹینڈ دی ریئل اسپرٹ آف بلوچستان۔ یہ جو بچے نے بات کی ہے یہ اصل بلوچستان بولا ہے، بیکاز سم ہو ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کے اندر جو وہاں کے یوتھ ہے، وہاں کے عوام ہے، ان کے اندر پاکستان کے خلاف دیر از سم پرابلم، اور وہاں پہ تو بڑی وائڈ رینجنگ کوئی سبورژن جا چکی ہے عوام کے اندر۔ تو ایسے نہیں ہے، کیونکہ جو بلوچستان ہے اس میں جو عوام رہتی ہے they have a very good idea about their relationship with Pakistan and they very well understand the love bond that exists between Pakistan and Balochistan۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو دوست ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں جن پہ حملہ ہوا، اللہ ان کو صحت دے۔ میجر انور اللہ کاکڑ شہید کا ذکر کیا، گریٹ مین۔ جب وہ کیپٹن تھا تو گوادر میں جو PC ہوٹل ہے اس پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا، وہ جو پارٹی جس نے اس کو کلیئر کرنے کے لیے انٹر ہوئی اس کو وہ لیڈ کر رہا تھا، اینڈ ہی ٹک آؤٹ مینی ٹیررسٹ، اور اس نے کلیئر کیا گوادر کا جو PC ہے، اور اس میں اس کو گولیاں بھی لگی، وہ شدید زخمی ہوا، بٹ ہی کنٹینیوڈ سروس ان دی آرمی، بریو سن آف پاکستان اینڈ بلوچستان۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، وی آر پراؤڈ آف ہم۔ پوائنٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ یہ جو پاکستان ہے اس کو آزاد اور مضبوط رکھنے کے لیے آپ کے اندر نہ صرف فوجی جوان افسر بلکہ بہت سے شہری ہر روز قربانی دے رہے ہیں۔
जहां आपने ऑपरेशन की बात की कि एक एक घर में जाएं ऑपरेशन करें, बेटे ऑपरेशन जो से हैं वो उससे सक्सेसफुल होते हैं जब वहां की जो लोग हैं, आवाम है, वो खुद खड़े होकर बताएं कि मेरे घर में या मेरे इलाके में ये दहशतगर्द आया हुआ, इसको पकड़ो और बाहर निकालो। इसीलिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि हम एक इलाके को खाली करें, उसमें घुस जाएं और वहां के सारे इलाकों को क्लियर करके और उसके बाद फिर कहें जी अमन आ गया, क्योंकि आप फौज को परमानेंट तो उठा नहीं सकते, जब फौज जाएगी दहशतगर्द दोबारा आ जाएंगे। सो वी नीड टू वर्क इन ए वेरी इंटेलिजेंट मैनर, वी नीड टू वर्क विद द पॉपुलेशन, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द टेररिस्ट एंड देयर सिंपैथाइजर्स एंड देयर फैसिलिटेटर्स, एंड दैट व्हाट वी आर डूइंग। इसीलिए जब आप ये सुनते हैं कि आज 5 दहशतगर्द, 8 दहशतगर्द, 13 दहशतगर्द मारे गए, दे आर बेस्ड ऑन एक्चुअल इंफॉर्मेशन कि यार ये यहाँ पे दहशतगर्द इकट्ठे हैं और यहाँ पे वाकया कर रहे हैं। फौज का या लॉ एनफोर्समेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इनोसेंट लोगों को दहशतगर्दी के इल्जाम में मारे, क्योंकि उनका तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर कोई इसको फैसिलिटेट करता है, किसी ने अपने घर में बारूदी मवाद रखा हुआ है, दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है, देन उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इस दहशतगर्दी की जो सजा है वो पूरे इलाके को, पूरे गांव को, पूरे शहर को नहीं दी जा सकती। वहां के अवाम ने खुद इसके खिलाफ खड़ा होना और खड़ी हो रही है। हम जो ऑपरेशन करते हैं तो आपके जो बलूचिस्तान के अवाम है वो खुद बताते हैं कि जी इस इलाके में दहशतगर्द हैं, यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, ये इनको फैसिलिटेट करता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस टेररिज्म। आप जाएं बलूचिस्तान, आपको पता चलेगा कि वो कितने फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं। दे बिलीव इन लिबर्टी, ये बहुत समझदार लोग हैं। अल्लाह ने इनको बहुत अकल दी है बलोचियों को। दे आर वेरी प्राउड पीपल, दे आर ग्रेट पीपल। सैकड़ों एग्जाम्पल नजर आ रही है बलूचिस्तान में जो बच्चे वहां से पढ़े हैं, अपनी तकदीर के और अपने इलाकों की तकदीर के मालिक बन चुके। कैम्ब्रिज से समझ यार जंग है, बलूचिस्तान का बुलेदा का है, ही इज वन ऑफ द टॉप स्पेस साइंटिस्ट राइट नाउ इन द वर्ल्ड। बुलेदा के एक स्कूल का पढ़ा हुआ है, वो भी स्टेट ने पढ़ाया था। स्टेट से पढ़ के कराची गया, कराची से उसने इंजीनियरिंग की, वहां से पढ़ के उसे स्कॉलरशिप मिला, कैम्ब्रिज चला गया। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। शाहजेब रिंद है, ये आपका बलूचिस्तान से निकला है, उसी सिस्टम से अपनी तकदीर का भी खुद मालिक है। इस सब बलूचिस्तान की बच्चियां जो सी है जिलों में, इस डिप्टी कमिश्नर लगी हुई है, कंपेटिटिव तरीके से आई है, इम्तिहान दिया है। सो दिस प्रोसेस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। My great-grandfather, His Highness Mir Ahmad Yar Khan, he was rooted in complete Islamic unity and brotherhood. And what his message was is put your ethno-linguistic differences aside, put your ethnic identities aside, because this is a larger Islamic brotherhood in the subcontinent and in the Muslim world globally. So it was always rooted in that message. And what it has been distorted into today was never the message of Balochistan. It was never a free state. It was to stand with Pakistan till the very end. My question pertains to the ethno-nationalist sentiments in Balochistan. Seeing that Pakistan is a multi-ethnic society, how can we battle the issue, especially with the lens of Balochistan, given the current security situation over there? National integration will come once we understand that the divisions amongst the people are not based on ethnicity. जब इंसान को आप इस बात पे नहीं जांचेंगे कि तुम्हारा डीएनए क्या है। वी आर सिटिंग इन दिस हॉल एंड ऑन द स्क्रीन्स वी आर फ्रॉम डिफरेंट एथनिसिटीज एंड बैकग्राउंड। अगर हम अपनी एथनिसिटीज के ऊपर अपनी तकसीम शुरू कर दें तो कोई भी शख्स, चाहे वो जिस भी एथनिसिटी का हो, वो कभी ये नहीं मानेगा कि मेरी जो एथनिसिटी है वो कमजोर है। एवरीबॉडी फील्स प्राइड इन हिज हेरिटेज। इसका क्या एंड है बेटे? इसका एंड जो है वो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया था। आज से 1450 साल पहले उन्होंने क्या बताया था? किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं। दिस इज द रियलिटी, प्लीज एक्सेप्ट इट वंस एंड फॉर ऑल, जस्ट एक्सेप्ट इट। और आपकी जो रियासत है, जो पाकिस्तान है, दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी लिविंग एग्जाम्पल है जहां पे हमने इन तमाम चीजों को साइड पे करके कलमे की बुनियाद पर रियासत बनाई। द सॉल्यूशन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग योर रिलीजन इन योर हिस्ट्री। बलूचिस्तान विल ऑलवेज रिमेन पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इट इज 44% ऑफ पाकिस्तान। 15 मिलियन आबादी है बलूचिस्तान की। इसमें से 50% लोग बलूचिस्तान में नहीं रहते, वो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में रहते हैं। लेट्स से कि 40% बाहर रहते हूं, तो इसका मतलब है कि 15 में से 80 लाख उधर रहता है और बाकी 70 लाख बाहर रहता है। जो बलूचिस्तान के अंदर है, क्या इट इज ऑल बलोच? नो इट इज नॉट। उसमें 30% ज्यादा पख्तून है, उसमें बलोची है, उसमें ब्रावी है, उसमें हजारे के लोग हैं, उसमें सेटलर्स हैं। जितने बलोच बलूचिस्तान में रहते हैं उससे ज्यादा बलोच सिंध के कबाइल में रहते हैं, जनूबी पंजाब में रहते हैं। शादियां हो चुकी हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ। इस तरह इकट्ठा है पाकिस्तान और बलूचिस्तान। तो इट्स ए फॉल्स प्रीमाइस। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आपके अंदर रच बस चुका है, क्योंकि पाकिस्तान कलमे में बना है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता।
सिर्फ फौजी जवान अफसर बल्कि बहुत से शहरी ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत तलबा से खुसूसी नशिस्त में बलूचिस्तान, दहशतगर्दी और नौजवानों के किरदार पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम बाशऊर हैं और दहशतगर्दों से तंग आ चुके हैं। अवाम की निशानदही से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कामयाब हो रहे हैं। DG ISPR का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहा है और फौज का मकसद दहशतगर्दों का खात्मा है। DG ISPR की ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत तलबा से खुसूसी नशिस्त का अहवाल आपके साथ हम शेयर कर रहे थे। उनका कहना था कि बलूचिस्तान दहशतगर्दी और नौजवानों के किरदार पर एक गुफ्तगू में कि बलूचिस्तान के अवाम बाशऊर हैं और दहशतगर्दों से तंग आ चुके हैं। बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो मुहब्ब वतन हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से बसने वाले मुख्तलिफ लोग जो हैं वो बलूचिस्तान में बसते हैं। बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो जनूबी पंजाब और सिंध के कबाइल में जो है वो बसते हैं और साथ साथ दोनों सूबों के अवाम में भरपूर हम आहंगी पाई जाती है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में बसने वाली मुख्तलिफ कौमियतों और सकाफ़तों के लोग जो हैं वो एक गुलदस्ता हैं जिनके दरमियान बाहमी हम आहंगी है। दहशतगर्दी के तदारुक के हवाले से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि अवाम की निशानदही से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं वो कामयाब हो रहे हैं। इन फितन और ख़वारिज के ख़िलाफ़ हम कामयाबी हासिल करेंगे और हर सूरत इनको अपने मुल्क से बाहर करेंगे। DG ISPR का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहा है और फौज का मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया और खात्मा है। एक बार फिर रुख करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले नुकसानात, हालिया बारिशों और मौसमी सूरत हाल के हालात का। हालिया बारिशों से गिलगित बल्तिस्तान भी शदीद मुतासिर हुआ है और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की वजह से गुज़श्ता रोज़ से अब तक मजमूई तौर पर 10 अफराद जाँ बहक और 5 ज़ख्मी हो चुके हैं। सैलाब से ज़िला गिज़र सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जहाँ एक ही ख़ानदान के 3 अफराद समेत मजमूई तौर पर 8 अफराद जाँ बहक हो गए। द्यामर में भी सैलाब से 2 अफराद जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हुए। बारिश की वजह से गिलगित शहर और मज़ाफ़ात में गुज़श्ता रात से बिजली मुअत्तल है। शाहराए बल्तिस्तान प्रास्तक नाले में ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुल्हिका होटल और दुकानें ज़ेर-आब आ गई हैं। इसी शाहरा पर बागीचा के मकाम पर पुल सैलाबी रैले में बह जाने से बल्तिस्तान का दीगर अजला से राबता मुनक़ते हो गया। NHA और सूबाई हुक्काम ने पुल की बहाली के लिए कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। NHA और बल्तिस्तान के डिविजनल हुक्काम मौके पर पहुंच गए हैं। उनका कहना था कि ट्रैफिक की बहाली के लिए आर्जी तौर पर लोहे का पुल नस्ब करने के लिए सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। हुंजा में शशपर ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाले के दोनों अतराफ कटाव का सिलसिला जारी है। इंतजामिया ने मकानों को खाली करने का नोटिस दे दिया है, जिसके बाद हसनाबाद के मकीनों ने घर खाली करना शुरू कर दिए हैं। सैलाब से फसलों, मकानात, स्कूल और ज़र अराज़ी को भी शदीद नुकसान हुआ। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने जगह जगह एमरजेंसी नाफिज कर दी है। और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज शाम तक जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मजीद बारिशों का इम्कान है, जबकि बारिशों का नया स्पेल 18 अगस्त को शुरू हो सकता है। मजीद तफसील के लिए हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान मनसब खान। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी में और यहाँ पर इस वक्त वैसे तो मसला बिल्कुल साफ है, मौसम बड़ा खुशगवार है, लेकिन अलग सुबह यहाँ पर भी ऐसा लग रहा था जैसे कि अब बारिश हुई। क्या बारिश हुई? सुबह बिल्कुल बादल थे, जब सूरज निकला है और सूरज और बादलों में आग बतौली का ये सिलसिला अभी जारी है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे बारिश होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और इस वक्त हवा में नमी का तनासब 83% है, जबकि दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिशों का नया स्पेल है वो 18 अगस्त से शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से जो है जो मुतल्लिका इदारे हैं, जिसमें वासा है, रेस्क्यू 112 है और सिविल डिफेंस है, इनको ये हिदायत जारी की गई है कि वो हाई अलर्ट पर रहें और जो इनके मुलाजमीन हैं उनकी भी छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं, क्योंकि बारिशों के बाद जिस तरह नाला लई है या बरसाती नाले हैं उनमें पानी की सतह बुलंद होती है। और नशीबी इलाके हैं, वहाँ पर रहने वाले जो अफराद हैं जिनके कच्चे मकानात हैं, उनको ये कहा गया है कि वो बारिश के दौरान जो है अपने आप को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। और इस हवाले से जो है मोटरवे पुलिस ने भी ये एडवाइजरी जारी की है कि वो जो सफ़र करने वाले अफराद हैं वो बारिश के दौरान सफ़र से गुरेज करें। जी।
हमें तफसीलात से अपडेट करने के हवाले से महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान है और नया स्पेल जो है वो 18 अगस्त को शुरू हो सकता है। डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के इरफान विर्क साहब, उन्होंने हमें इसी पर ज्वाइन किया है। मौसम की सूरत हाल के हवाले से मज़ीद हम उनसे बात करेंगे। विर्क साहब, बहुत शुक्रिया PTV न्यूज़ को टाइम देने के लिए। ये बताइएगा कि मौजूदा मौसमी सूरत हाल और बारिशों का जो ये स्पेल है, एक तो दौरानिया का बताइएगा और फिर इसकी शिद्दत के हवाले से क्या पेशन गोई की गई है? क्या हैवी स्पेल्स होंगे, लाइट होंगे या फिर इनमें कोई गैप भी होगा? देखिए जी, आज दिन में तो कोई ऐसा बड़ा स्पेल नहीं होगा, बड़ी बारिश नहीं है। लेकिन आज रात में दोबारा से जो हो बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे, दीर, सवात, चित्राल, ये इलाके जितने भी होंगे, इनमें दोबारा से जो है ना वो आज रात में बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कल फिर दिन में थोड़ी सारी ब्रेक होगी, लेकिन कल रात से एक नया स्पेल जो है ना वो एंटर होगा, जो कि अगले 2 से 3 रोज़ रहेगा, जिसमें 18, 19 और 20 के दिन शामिल होंगे, जिसमें बलाई इलाकों में भी और बाज़ बस्ती इलाके और जो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके होंगे, और इसमें सिंध में भी बारिशें थोड़ी बहुत हो जाएंगी। इसमें जो है ना वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी हैवी शावर्स होंगे, ख़ास तौर पे जो हमारा खिता पठवार, बलाई पंजाब, शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात के इलाके शामिल हैं, झेलम के ये इलाके शामिल होंगे, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी होगी बारिश। और इसमें जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे, बुन्नेर, बडग्राम, दीर, सवात, चित्राल और कश्मीर के इलाके, यहाँ पर हम हैवी स्पेल्स देख रहे हैं, ख़ास तौर पे कल रात और आने वाले जो 18, 19 और 20 के दिन होंगे जी। बहुत शुक्रिया इरफान विर्क साहब, हमें अपडेट करने के हवाले से। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क हमारे साथ मौजूद थे और मौजूदा मौसमी सूरत हाल और आने वाली बारिशों के स्पेल्स के हवाले से जो फोरकास्ट दी गई है उससे अपडेट कर रहे थे। मजीद खबर में आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिनाह मेडिकल कम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर से मुतालिक जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें चीनी कंपनी हांगकॉन्ग आहोका की जानिब से तैयार करदा अस्पताल का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन की कंपनी ने बगैर किसी मुआवजे के आलमी मयार का डिज़ाइन तैयार करके पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत किया है। उन्होंने चीनी कंपनी की क़यादत और टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये तोहफा आवाम और हस्पताल से शफायाब होने वाले मरीजों को हमेशा याद रहेगा। इजलास में वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कॉम्प्लेक्स के डिज़ाइन का टेक्निकल जायजा लिया जाए, अस्पताल को मुकम्मल तौर पर डिजिटल और मसनूई ज़हानत से मुंसलिक और निज़ाम को इस्लामाबाद के दीगर अस्पतालों के साथ भी मरबूत किया जाए। वज़ीर आज़म ने माहौल दोस्त इक़दामात, शमसी तवानाई, पानी की रिसाइकलिंग और हंगामी और वबाई सूरत हाल से निपटने की मनसूबाबंदी को डिज़ाइन का मुस्बत पहलू करार दिया। उन्होंने कहा कि जनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मयार के मुताबिक ट्रेजरी केयर अस्पताल बनाया जाएगा और तामीराती इक़दामात मुआयना मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार कल से बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। लंदन में बरतानवी हमबंस से मुलाकात करेंगे। अपने वीडियो बयान में इसहाक डार ने खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाकों में सैलाब और क्लाउड बर्स्ट से होने वाले जानी नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया है। आपको आगाह करेंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सदर पुतिन के साथ मुलाकात तामीरी रही, बहुत से मामलात पर पेशरफ्त हुई है, ताहम अहम तरीन नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं हो सका। रूसी सदर पुतिन का कहना था कि बहुत सी बातों पर इत्तेफाक हुआ है। मुज़ाकरात के लिए अलास्का दावत देने पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों रहनुमाओं की तवील मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर पुतिन का कहना था कि सदर ट्रंप ने पड़ोसियों की तरह अच्छा रवैया अपनाया। यूक्रेन से जारी जंग की सूरत हाल पर बात करते हुए रूस के सदर ने कहा कि वे यूक्रेनी अवाम को भाइयों की तरह समझते हैं। यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल सानहा है और रूस के लिए बहुत दुख का बायस है। ताहम उन्होंने यूक्रेन तनाज़ा निपटाने और देर पास समझौते के लिए मसले की जड़ खत्म करने पर जोर दिया। पुतिन का कहना था कि 2022 में ट्रंप सदर होते तो यूक्रेन में जंग की नौबत न आती। उम्मीद है ट्रंप के साथ इत्तेफाक राय से यूक्रेन में अमन की राह हमवार होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए रूसी हममनसब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह बहुत तामीरी मुलाकात रही। बहुत से मामलात पर पेशरफ्त की गई और कई बातों पर इत्तेफाक किया गया। ट्रंप ने कहा कि वो सबसे पहले यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को टेलीफोन करेंगे और नेटो रहनुमाओं से भी इस मामले पर बात करेंगे। सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया कि रूस के साथ यूक्रेन के मामले पर सबसे अहम नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं किया जा सका।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सदर पुतिन से मुलाकात तामीरी रही, बहुत से मामलात पर पेशरफ्त हुई है, ताहम अहम तरीन नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं हो सका। आपको आगाह करेंगे, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 12 करोड़ 10 लाख डॉलर मालियत के 3 तरक्याती मंसूबों की तामीर के लिए मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत एक बार फिर आपको आगाह करेंगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर पुतिन के साथ मुलाकात तामीरी रही है, बहुत से मामलात पर पेशरफ्त हुई है, ताहम अहम तरीन नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। मजीद जानते हैं तज्जियाकार मुनव्वर मिर्जा से। अलास्का के मिलिट्री बेस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान होने वाली बातचीत इस वक्त दुनिया के तमाम मुल्कों का महवर और मरकज बनी हुई है। व्हाइट हाउस ने जो बयान दिया है उसने कहा है कि ये मीटिंग यानी पुतिन और ट्रंप के दरमियान जो मीटिंग हो रही है ये एक लिसनिंग एक्सरसाइज है, जिसमें सदर ट्रंप ये जानने की कोशिश करेंगे कि सदर पुतिन जो हैं वो क्या सोच रहे हैं यूक्रेन की जंग के बारे में। जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है वो रूसी बोलने वाले हैं और वो उन पर कब्जा नहीं छोड़ेंगे। दूसरा उनका मौक़िफ़ ये है कि यूक्रेन जो है वो किसी सूरत में भी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, यूरोप का हिस्सा नहीं बनेगा। यूरोपीय ममालिक जो है तमाम के तमाम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, उनका कई ये कहना है और इसमें सदर ज़ेलेंस्की का भी कहना है। वो ये कहते हैं कि कोई बातचीत या कोई मायदा उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक कि सदर ज़ेलेंस्की उसमें शामिल ना हो और उनकी रजामंदी ना हो। सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर सीज फायर नहीं हुआ और ये बातचीत नतीजा खैर नहीं हुई किसी मरहले पे, तो वो पाबंदियों को मजीद सख्त कर देंगे रूस के ऊपर। आलमी अमूर के माहिर मुनव्वर मिर्जा गुफ्तगू कर रहे थे अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात के हवाले से। मजीद खबरों में आपको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 12 करोड़ 10 लाख डॉलर मालियत के 3 तरक्याती मंसूबों की तामीर के लिए मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। रिपोर्ट करेंगे सईद वजीर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात में अहम संग मील। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट पाकिस्तान में 3 मंसूबे की तामीर के लिए आसान शराइत पर 12 करोड़ 10 लाख डॉलर कर्ज फराहम करेगा। इस हवाले से इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने में समझौते पर दस्तखत हुए। इस्लामाबाद में 2 करोड़ डॉलर की लागत से खादिम हरीमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अस्पताल की तामीर, शंटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए 6 करोड़ 60 लाख डॉलर और जागरान 4 हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए 3 करोड़ 50 लाख डॉलर शामिल है। The other 2 projects in the energy sector funded by concessional loans from the Saudi Fund for Development with the total amount exceeding $100 million. We hopefully those projects will contribute to the national development plan of the Pakistan and give the sustainability that expected from those projects. सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पार्टनर है। बहुत सारे अभी मुस्तकबिल में मजीद भी हम मंसूबे इनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी के ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत होते जा रहे हैं। The relations very historic, very deep relation. And alhamdulillah from day to day the relation become the high bright inshallah. सऊदी अरब पाकिस्तान में 23 मंसूबों की तामीर के लिए मजमूई तौर पर 53 करोड़ 30 लाख डॉलर फराहम करेगा। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट की जानिब से 21 तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद के लिए 1.2 अरब अमरीकी डॉलर मालियत का रियायती कर्ज फराहम करेगा। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और अब आपको आगाह करेंगे कि यौम आज़ादी के मौके पर गवादर में बड़ी बड़ी तकारीब का अहतमाम किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सूबे में मुकम्मल अमन और अमान के क़याम के अज़्म का इज़हार किया। आज़ादी के मौके पर मुनक्किदा एक पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे में अमन और अमान की बहाली और अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिविल और मिलिट्री इदारे भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कमांडर 12 कोर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अवाम से वादा है कि अपनी मजबूत फौज, फ्रंटियर कोर, लेवीज और पुलिस की मदद से सूबे में मुकम्मल अमन कायम किया जाएगा।
اور وہ دن دور نہیں جب بلوچستان میں امن کا سورج پوری آب و تاب سے چمکے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایک وقت میں ساحلی شاہراہ پر کراچی سے تربت کا سفر خطرناک سمجھا جاتا تھا، مگر آج حالات بہتر ہو چکے ہیں اور ماضی کی طرح ہم ہر چیلنج پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ جھوٹے پروپیگنڈے اور گمراہ کن بیانیے میں نہ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کمزور یا تقسیم کرنے کی تمام کوششیں، چاہے وہ طاقت کے زور پر نظریہ مسلط کرنے کی ہوں، سماجی اثر و رسوخ کے منفی استعمال پر مبنی ہوں یا جلسے جلوس کے ذریعے انتشار پیدا کرنے کی ہوں، ماضی میں ناکام ہوئی اور آئندہ بھی ناکام ہی رہیں گی۔ تقریب میں گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل، کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم، صوبائی وزراء، کابینہ کے ارکان، سول و فوجی قیادت اور ایم پی اے گوادر مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کے علاوہ عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان 4 روزہ اربعین کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہلم پر کربلا پہنچ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ نجف سے کربلا کی مشی زندگی کے قیمتی لمحات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ یہ واقع اہل بیت سے محبت کا اظہار ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ کربلا میں حق و باطل کا مقابلہ ہوا اور فتح حق کی ہوئی۔ انہوں نے ملک و قوم کی ترقی خوشحالی کے لیے اور کے پی کے سیلاب متاثرین اور ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا موقع ہے کہ جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو روایتی مائننگ ہے جس میں ہم ہیں، وہاں پر بھی ہم کس قدر پریمیٹیو ہیں۔ مثال کے طور پہ گوادر سے چترال تک آپ چلے جائیں، گرینائٹ کی پہاڑ کے پہاڑ بھرے ہوئے ہیں، اور ہم ماربل انڈسٹری کا کیا سلوک کر رہے ہیں، بلاسٹنگ کر کے تباہ کر دیتے ہیں اسے۔ آج بھی وی ڈسٹرائے maybe more than half of the value of marble that Allah has given us۔ اس میں اگر ہم جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ کٹنگ مشینز انویسٹمنٹ کریں، جوائنٹ وینچرز کریں، تو پاکستان دنیا میں اب نیا سورس بن سکتا ہے ماربل کے لیے، اور ہماری دنیا میں بہترین ماربل کی صلاحیت ہے ایکسپورٹ کرنے کی۔ اسی طرح جیمز ہیں، اس میں ہم کو کچھ ابھی تک خاطر خواہ کامیابی نہیں کر سکے۔ سو لہٰذا ہاؤ ٹو فلی ہارنس پاکستانز مائننگ اینڈ منرل پوٹینشیل، اس میں بہت ہمارے لیے اپرچونٹی ہے، تو اس کا ایک گروپ بنائے۔ اسی طرح ہمارا ہیومن ریسورس ایکسپورٹ جو ہے چھٹی جو شعبہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی مین پاور ایکسپورٹ کو ترقی دے سکتے ہیں۔ $39 بلین ریمیٹنس آئی ہے، جو کہ آسانی سے 50-60 ارب ڈالر تک جا سکتی ہے۔ ہمارے پاس ینگ پاپولیشن ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ ینگ پاپولیشن ہمارے پاس ہے، چونکہ ایک چیز میں ہم ترقی مسلسل کر رہے ہیں وہ آبادی بڑھانے میں۔ تو یہ جو ایک ینگ بوم ہے، اس کو اگر ہم سکلز دیں، اور دنیا میں جو اس وقت یورپ میں، جاپان میں ہر جگہ مین پاور نیڈ ہے، تو نئے سکلز کے ساتھ ہم ان کو تربیت دے کر اگر بھیجیں تو اس میں بہت اپرچونٹی ہے۔ اس میں بھی آپ رہنمائی کریں کہ اپنی مین پاور ایکسپورٹ کو ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں، اس کا ایک گروپ ہو۔ چھٹا، بلو ایکانومی۔ پاکستان کے لیے 1000 کلومیٹر کی ساحل ہے، اور ہم نے ابھی تک اپنی بلو ایکانومی سے بھی وہ نتائج حاصل نہیں کیے جو ہمارے پاس اپرچونٹی ہے۔ اگر ہم فش انڈسٹری کو ہی دیکھ لیں تو ہمارے طریقہ کار پریمیٹیو ہیں، اور موسٹ آف دا ویلیو از لاسٹ ان دا ٹرانسپورٹیشن۔ گوادر سے جو مچھلی آتی ہے، کراچی آتے آتے تک اس کی ویلیو کم رہ جاتی ہے، پھر جو ہمارے پیکیجنگ کا ہے اس میں مزید گھٹ جاتی ہے۔ تو وائی ناٹ ہم اس کے اندر جہاں کیچ کرتے ہیں ادھر ہی اس کی پروسیسنگ کے پلانٹ لگائیں، اور اس کی پیکیجنگ کے اوپر توجہ دیں، اور جو کولڈ چین کے ہم نے بنانی ہے وہ بنائیں، اور ہم اس کی ویلیو ایڈیشن کریں بجائے یہ کہ ویلیو گھٹائیں۔ اسی طرح ایکوا کلچر ہے، اسی طرح کوسٹل ٹورزم ہے، بلو ایکانومی کی اور بے شمار جہتیں ہیں۔ ہم کس طرح اس سمندری وسائل ساحل سے اور سمندر کے ریسورسز سے 1,25,000 اسکوائر کلومیٹر ہمارا ایک صوبہ جو ہے وہ سمندر کے اندر ہے، اس کے وسائل کو ہم کس طرح
बरूए कार लाएं, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया। और 8वीं शोबा जिस पर अभी जान साहब ने भी तवज्जो दिलाई और अभी हमने कुछ अरसे पहले कराची में एक उस पर वर्कशॉप भी की, वो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ है। पूरी दुनिया में $2 ट्रिलियन से बड़ी क्रिएटिव इंडस्ट्री बन गई है। उसमें फैशन है, उसमें डिज़ाइन है, उसमें आर्ट है, उसमें कल्चर है, उसमें म्यूज़िक है, उसमें फिल्म है, उसमें तमाम वो क्रिएटिव सलाहियतें हैं जो कि फ़ाइन आर्ट्स हैं, आर्ट्स का शोबा है, जिसमें आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकॉनमी दुनिया में ई कॉमर्स की वजह से मार्ज वजूद में आ चुकी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए निजी शोबे का किरदार अहम है। FPCCI मुल्क भर की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ से पाकिस्तान में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान ने मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, मीडिया ताउन के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए रवाबित पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सियासी, इक्तिसादी और सकाफती शोबों में बांग्लादेश के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान ने आला सतही दौरों और सकाफती ताउन के ज़रिए ताल्लुकात को नई जहत दी। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम एक दूसरे के करीब लाने के लिए मीडिया के शोबे में ताउन नहायत अहम है। फिल्म, ड्रामा और डिजिटल मीडिया में इश्तराक से न सिर्फ दोनों ममालिक के अवाम करीब आएंगे बल्कि खित्ते में मुस्बत बयानिया फ़रोग़ पाएगा। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल यूनुस ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दोस्ती का तारीख़ी बंधन हमेशा कायम रहेगा। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मुस्बियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरक़ी पंजाब, जनूब मशरक़ी सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से सऊदी अरब में यौम आज़ादी कप T20 मैच का इनेकाद किया गया। दमाम में होने वाले मैच में ग्रीन अल दमाम और JCA ग्रीन अल जबेल की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। ग्रीन अल दमाम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 152 रन का टारगेट दिया। हसीब ने 52, अकील ने 23 और इमरान आरिफ ने 18 रन की इनिंग्स खेली। मतलूबा हदफ के ताक़ुब में ग्रीन अल जबेल की टीम 15.2 ओवर्स में 103 रन बनाकर आउट हो गई। ग्रीन अल दमाम की तरफ से इमरान अली ने 4, नौमान जुबैर और ज़ैनुल आबिदीन ने 3 विकेटें हासिल की। मैच के इख्तिताम पर ट्रॉफी, मेडल्स, शील्ड तकसीम की गई और यौम आज़ादी का केक काटा गया। म्यूनिसिपल कमेटी फालिया और तहसील इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी मार्का हक के मौके पर कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। पीर याकूब शाह स्टेडियम में रिवायती और सकाफती खेल कबड्डी मैच में फालिया कबड्डी क्लब और मंडी बहाउद्दीन कबड्डी क्लब मद्दे मुकाबिल हुए। दोनों टीमों के दरमियान सनसनीखेज और कांटेदार मुकाबला हुआ। मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मंडी बहाउद्दीन कबड्डी क्लब ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद सिर्फ 2 पॉइंट से कामयाबी समेटी। इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गईं। चीन में वर्ल्ड गेम्स के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। कोलंबिया और स्पेन ने इन लाइन स्केटिंग में तिलाई तमगे जीत लिए। किक बॉक्सिंग में भी गोल्ड मेडल्स का फैसला हुआ। चेंगडू में जारी आलमी खेलों में इन लाइन स्केटिंग के तिलाई तमगों का फैसला हुआ। खवातीन 1000 मीटर स्केटिंग ट्रैक में तीनों मेडल्स कोलंबिया की खवातीन के नाम रहे।
मर्दों की 1000 मीटर स्केटिंग में कोलंबिया के जॉन एडोर ने इख्तितामी लाइन तो सबसे पहले उबूर की, ताहम पेनाल्टी मिलने की वजह से दूसरे नंबर पर रहने वाले स्पेन के जोहान सेबास्टियन गोल्ड मेडल ले उड़े। बॉल स्पोर्ट्स में इटली ने सोने का तमगा हासिल किया, चीन ने दूसरी और फ्रांस ने तीसरी पोजीशन के साथ पोडियम मुकम्मल किया। नाज़रीन, दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स चीन में जारी हैं। चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में गेम्स का आगाज़ शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ हुआ। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने दौड़, फुटबॉल मैचेस और रक्स का बेहतरीन मुजाहरा किया, जिसे देखकर हाज़रीन हैरत ज़दा रह गए। ये मुकाबले कल तक जारी रहेंगे, जिनमें 16 ममालिक की 280 टीमें शिरकत करेंगी, जिनके दरमियान 26 इकसाम के इवेंट्स में 487 मुकाबले जारी हैं। इन मुकाबलों में मुसाबकत, कारकर्दगी, मंजरनामा, सिनेरियो और दीगर ज़िमनी मुकाबले शामिल हैं। नाज़रीन, हिस्पानवी टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज सिनसिनाटी ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने भी लास्ट 4 के लिए क्वालिफाई किया। अमेरिका में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में कार्लोस अल्काराज ने रूस के आंद्रे रबेलोव को 3 सेट्स में शिकस्त दी। अल्काराज ने रबेलोव को 6-3, 4-6 और 7-5 से मात दी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन के खिलाफ स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी समेटी। ज़वेरेव ने शेल्टन को 6-2 और 6-2 से हराया। लास्ट 4 में अलेक्जेंडर ज़वेरेव और स्पेन के कार्लोस अल्काराज मद्दे मुकाबिल होंगे। दिफाई चैंपियन और आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरीना साबालेंका को सिनसिनाटी ओपन क्वार्टर फाइनल में अपसेट शिकस्त। काज़ाकिस्तान की अलीना रबकीना और पोलैंड की इगा श्वेटेक ने लास्ट 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ओहायो में खेले गए क्वार्टर फाइनल में अरीना साबालेंका की काज़ाकिस्तान की अलीना रबकीना ने स्ट्रेट सेट्स में हैरान कुन शिकस्त दी। रबकीना ने साबालेंका को 6-1 और 6-4 से बाआसानी हराकर पहली मर्तबा सिनसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। इससे पहले गए क्वार्टर फाइनल में पोलिश टेनिस स्टार इगा श्वेटेक ने रूस की अना कालेस्टिनिया को स्ट्रेट सेट्स में हराकर 15 माह में किसी पहले मास्टर्स 1000 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। श्वेटेक ने कालेस्टिनिया के खिलाफ 6-3 और 6-4 से कामयाबी समेटी। अब रुख करेंगे मेन डेस्क का। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहेंगे इजाज़त। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आप मुलाहिजा करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त